हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाइड ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस न्यू एडिशन 2026 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लें कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मिक्सचर और उनके अलगाव की खोज, इसका मीनिंग हुआ कि मिक्सचर और उनके अलगाव की खोज करना, पता लगाना ही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक, तो पहला ही क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक, तो मिक्सचर पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि हमारे डेली लाइफ में मिक्सचर्स को अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस गन्ने से चीनी बनाया जाता है। गन्ने से क्या बनाते हैं? चीनी। इसमें मिक्सचर को हम अलग करते हैं। वैसे ही जब हम किसी पैथोलॉजी में जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो वहाँ भी ब्लड में जो जितने भी मिक्सचर्स होते हैं ना, उन्हें हम सेपरेट करते हैं, उन्हें अलग करते हैं। जैसे किन्हीं भी बीमारियों का पता लगाना हो, जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, इसके अलावा टाइफाइड हो गया, एक डेंगू हो गया, ये सारी डिजीज जब हो जाती है ना, तो डॉक्टर हमें सीधे कहाँ भेजता है? पैथोलॉजी में भेजता है कि जाइए आप चेकअप करा के लाइए, जांच करा के लाइए। वहाँ भी यहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट होता है, वो मिक्सचर को क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है। ठीक, मिक्सचर को समझने से पहले बच्चों हमको दो टर्म समझ लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहला टर्म है हमारा फिजिकल कम्बिनेशन। पहला शब्द है हमारा फिजिकल कम्बिनेशन। फिजिकल कम्बिनेशन का मतलब होता है कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ या सब्सटेंस, कोई भी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का सिर्फ मिलाया जाना, का सिर्फ मिलाया जाना। ठीक है बच्चों, सिर्फ मिलाया जाना। यानी कि कोई भी हम दो चीज़ ले रहे हैं ना, उनको हम सिर्फ अगर मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? फिजिकल कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। ठीक, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। कोई भी यहाँ पर नया सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? फिजिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसे ही क्या कह देते हैं? फिजिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप फिजिकल कॉम्बिनेशन समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मीन्स मैंने यही कहा कि दो या दो से अधिक कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी पदार्थ हो, उनको सिर्फ मिलाया जा रहा हो, उन्हें सिर्फ क्या कर दिया जा रहा हो? मिक्स कर दिया जा रहा हो। ठीक है, और उसमें कोई भी एक न्यू सब्सटेंस जो है नहीं बन रहा हो, नया चीज नहीं बन रहा हो, इसी को हम क्या कह देते हैं? फिजिकल कॉम्बिनेशन कह देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि चलिए आपके पास वाटर है, ठीक है बच्चों, आपके पास वाटर है, आपने वाटर में क्या मिला दिया? साल्ट मिला दिया, चीनी मिला दिया। ठीक, अब जब हम वाटर में साल्ट को मिलाएं, तो सिर्फ हमने मिक्स किया है उसको, इसकी केमिकल आइडेंटिटी जो है चेंज नहीं हुई है। इसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने एक शब्द बोला केमिकल आइडेंटिटी, ये केमिकल आइडेंटिटी क्या होती है? केमिकल आइडेंटिटी का मतलब होता है बाबू कि किसी भी सब्सटेंस का असली पहचान क्या है। ठीक है, केमिकल आइडेंटिटी मतलब होता है कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका असली पहचान क्या है। जैसे साल्ट, ये हमारा नमक है, इसका असली पहचान क्या है? इसका गुण क्या है? ठीक, प्रॉपर्टीज क्या है? वैसे ही वाटर है, इसके असली पहचान क्या है? इसका गुण क्या है? यही सब क्या है? हमारी केमिकल आइडेंटिटी है। ठीक, तो अब अगर आपको समझाए ना कि साल्ट में जब वाटर को आपने मिलाया, तो अब भी साल्ट क्या है? साल्ट ही रहेगा। मिल जाने के बाद जो सोल्यूशन बन जाएगा उसमें नमक नमक ही रहेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं खोएगा, अपने गुणों को नहीं बदलेगा। पानी भी क्या रहेगा? पानी ही रहेगा, वो भी अपने आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? केमिकल आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। एक चीज़ है लिखा हुआ आपके लिए, केमिकल आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, तो इसका अगर आपसे कोई पूछे ना, तो आप सिंपली डेफिनेशन दे सकते हो केमिकल आइडेंटिटी का
कि केमिकल आइडेंटिटी जो है वो किसी सब्सटेंस की असली पहचान है, कोई भी जो पदार्थ है उसकी असली पहचान है, जो ये बताती है कि वो सब्सटेंस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो कौन सा सब्सटेंस है और उसके गुण क्या हैं, उसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं, गुण क्या हैं, वो केमिकल आइडेंटिटी ही बताती है। तो हमारे ना मिक्सचर में जो हम पढ़ेंगे उसमें कभी भी आप देख सकते हैं, हम जब टर्म बोलेंगे केमिकल आइडेंटिटी तो आप समझ जाइएगा कि केमिकल आइडेंटिटी का मतलब हुआ जिस भी सब्सटेंस की बात हो रही है उस सब्सटेंस का क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वही उसकी क्या कहलाएगी, केमिकल आइडेंटिटी कहलाएगी। तो बच्चों जब हम मिक्सचर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मिक्सचर में आइडेंटिटी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। मिक्सचर में आइडेंटिटी क्या होती है, हमेशा सेम ही रहती है। कौन सी आइडेंटिटी, केमिकल आइडेंटिटी। बट जब केमिकल आइडेंटिटी चेंज हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, केमिकल रिएक्शन या फिर कंपाउंड बोल देते हैं, तब वो मिक्सचर नहीं रह जाता। आगे इसमें हम डीप में पढ़ेंगे मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में, तो हाँ फिर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखिए कि केमिकल आइडेंटिटी सिर्फ ये बताता है हमें कि जो भी सब्सटेंस है उसका पहचान क्या है, उस सब्सटेंस का, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके गुण क्या हैं, ठीक। अब देखिए इसको एक एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं। चलिए पहला एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है आपका साल्ट प्लस वाटर का, ठीक है बाबू। क्या एग्जांपल लिया गया है, साल्ट प्लस वाटर का। देखिएगा कैसे इसमें केमिकल आइडेंटिटी जो है नहीं बदल रही है। देखिए जैसे नमक को मैंने चीनी में, यहाँ पे आपने नमक को आप क्या किए, वाटर में, पानी में मिला दिया, घोल दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, तो यहाँ पे ये मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बना हुआ है, मिक्सचर बना हुआ है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, इसके गुण जो हैं चेंज नहीं होंगे। नमक अभी भी नमक ही रहेगा और पानी अभी भी पानी ही रहेगा। हम चाहें तो इसे फिजिकल रूप से अलग कर सकते हैं। अगर हम इसको गर्म कर दें, अगर हम इसे हीट कर दें, इसे वाटर प्लस साल्ट के सॉल्यूशन को, वाटर और प्लस साल्ट के सॉल्यूशन को अगर हम हीट कर दें, यहाँ से हीट कर दे बाबू, दे दे हीट, तो क्या होगा कि ये पानी जो है ये वेपर बनकर, भाप बनकर उड़ जाएगा, ठीक। और नमक फिर से हमारा इसमें से मिल जाएगा। तो नमक ने अभी भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोई, नमक अभी भी नमक ही है और वाटर अभी भी फिर से क्या है, वाटर ही है। जब इवापोरेशन के बाद ना, जब इसके वाष्प को, भाप को आप ठंडा कीजिएगा, यानी कंडेंस कराएंगे, तो फिर से हमें वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं कि हम फिजिकली इन्हें क्या कर दिए, अलग कर दिए। और इसमें आपका जो भी सब्सटेंस यूज हुआ है, ये साल्ट यूज हुआ है और यहाँ पे ये वाटर यूज हुआ है। इन दोनों का जो सॉल्यूशन बन गया है ना, वो एक मिक्सचर बना है और इसमें ये अपनी पहचान खो नहीं रहे हैं। अब थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि सर फिर कौन सा ऐसा चीज़ रहेगा जिसमें कि वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, अपनी पहचान खो देगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको हम लेके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मिलाया गया है आयरन और प्लस मिक्सचर। क्या ले लिया गया है, आयरन और प्लस सल्फर, ठीक है, आयरन और सल्फर लिया गया है, ठीक। ये जो आप प्लेट में देख रहे हैं ना, इसमें आयरन है और प्लस सल्फर भी है, ठीक है बाबू, आयरन है और प्लस सल्फर भी है। यहाँ पे हमने सिर्फ इसे मिलाया है, सिर्फ इसे मिक्स किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आयरन और सल्फर, इन दोनों की केमिकल आइडेंटिटीज चेंज नहीं हुई हैं, केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है, बदली नहीं है। लेकिन इसके अगले ही केस में अगर हम इन्हें हीट कर दें, क्या कर दें, हीट दे दें, इनको गर्म कर दें, तो क्या हो जाता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम कहते हैं आयरन सल्फाइड, ठीक है। यहाँ बन गया क्या, आयरन सल्फाइड, ये एक नई चीज बन करके आ गई। अब यहाँ पर ये जो सल्फर और आयरन था ना, इसने अपनी पहचान को खो दिया, सल्फर और आयरन अपने पहचान को खो दिया और वो एक नया चीज बन गया, यहाँ पे जो आयरन सल्फाइड बना हुआ है, ठीक है बच्चों। अब चलिए, अब हम मिक्सचर को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। अब समझ लें कि मिक्सचर हम किसे कहते हैं। यहाँ जो मैंने एक पॉइंट डाला था, इसमें लिखा था व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर हम किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं
कि मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो कि फिजिकली कंबाइन हो रहे हों, फिजिकल कम्बिनेशन हो रहे हों, सिर्फ मिल रहे हों और जिनके हर सब्सटेंस अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी को बनाए रखता है। ठीक है बाबू, इन्हें ही हम क्या कह देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। इन्हें फिजिकल मेथड से ना आसानी से अलग किया जा सकता है। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था साल्ट प्लस वाटर का, जो मैंने एग्जांपल लिया था वो क्या था, हमारा मिक्सचर था। ठीक है बाबू, क्या था, मिक्सचर था। ठीक, अब देखिए मैं मिक्सचर को आपके लिए एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि मिक्सचर में मैंने यही आपको बताया कि कोई भी दो या उससे अधिक सब्सटेंस लेंगे। ठीक है, और ये दो सभी अधिक सब्सटेंस जो हैं आपका फिजिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फिजिकली कंबाइन होते हैं, जिससे कि सब्सटेंस अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी को बनाए रखता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। ठीक, जैसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, आइए हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे ये रहा आपके पास शुगर और यहाँ रहा आपके पास ये वाटर। ठीक है बाबू, तो जब हम वाटर में शुगर को मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से स्टिर कर लेंगे, मीन्स कि मिला लेंगे, घुमा लेंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है होमोजेनियस मिक्सचर। ये आपको आगे पढ़ेंगे हम, जब मिक्सचर को हम और अधिक क्लासीफाई करेंगे ना, उस टाइम पे हम पढ़ेंगे कि क्या होमोजेनियस होता है। अभी के लिए आप बस इतना ही समझिए कि जब भी ये एक सब्सटेंस है शुगर और दूसरा सब्सटेंस है क्या, वाटर, इन दोनों को जब हम फिजिकली कंबाइन कर दिए, मिला दिए, सिर्फ इन्हें मिक्स कर दिए और ये क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। और इस मिक्सचर में इसने अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को नहीं खोया है। और अगर हम चाहें तो इसको फिजिकल मेथड्स के थ्रू अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको हीट करके पानी को इवापोरेट कर देंगे और जो शुगर रहेगा उसमें बच जाएगा। ठीक, तो इसको हम आसानी से अलग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए और एग्जांपल आपको दें तो ये नमक और प्लस पानी, ये भी क्या है, आपका मिक्सचर है। इसके अलावा ये देख लीजिए सैंड है, ये क्या है, बालू है। ठीक है बाबू, ये क्या है, आपका सैंड है। इसको हमने वाटर में मिला दिया है, किसमें, वाटर में, तो ये भी क्या बन गया, आपका मिक्सचर बन गया। ठीक, क्योंकि इसमें भी दो सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं, केवल मिक्स कर रहे हैं, केवल मिला रहे हैं। वैसे ही आपका टी है, ठीक है, ये क्या है, चाय, ये भी आपका क्या है, एक मिक्सचर है। आप क्या कहेंगे, ये भी हमारा क्या है, एक मिक्सचर है, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें चीज़ों को मिलाया है, चीनी, पानी वगैरह, इन सभी चीज़ों को हमने क्या किया, सिर्फ मिक्स किया हुआ है। ठीक है ना, तो इन्हीं सबों को हम क्या कहते देते हैं, मिक्सचर कह देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने फिजिकल कम्बिनेशन को पढ़ लिया कि फिजिकल कम्बिनेशन किसे कहते हैं। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से हम याद रख सकते हैं मिक्सचर को, कि यहाँ पर जो इसका फिजिकल कंपोजिशन था ना, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि मिक्स किया लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बना। हमने किन्हीं भी दो पदार्थों को टू सब्सटेंस को मिक्स किया लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, उसे ही हम क्या कह दे रहे हैं बच्चों, मिक्सचर, या फिर हम कहें तो यहाँ पे आप बोल दे रहे हैं फिजिकल कम्बिनेशन कह दे रहे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपने फिजिकल आइडेंटिटी को भी अच्छे से समझा कि फिजिकल आइडेंटिटी किसे कहते हैं, तो वो भी मैंने बताया कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है ना, उसकी अपनी असली पहचान क्या है, उस सब्सटेंस की असली पहचान क्या है, असली पहचान क्या है। ठीक है, या फिर उसके गुण क्या हैं, उसके गुण क्या हैं। ठीक, वही हमारा क्या है, केमिकल आइडेंटिटी होती है। तो मिक्सचर में केमिकल आइडेंटिटी कभी भी चेंज नहीं होती है बाबू। ठीक, देखिए याद रखने के लिए ट्रिक भी मैंने बताया कि अगर आइडेंटिटी सेम है तो उसे आप क्या बोल दीजिएगा कि मिक्सचर है। अगर आइडेंटिटी चेंज हो गई, यानी कि उसका पहचान बदल गया, तो उसे आप क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन या फिर कंपाउंड कह देंगे। ठीक, अब इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया कि कैसे जो इसका केमिकल आइडेंटिटी होता है वो चेंज नहीं हो रहा है। ये भी मैंने बताया कि यहाँ पर नमक को पानी में हमने जब मिलाया, ठीक है, तो इसका केमिकल आइडेंटिटी यानी कि जो आपकी इसकी नमक की असली पहचान है ना, वो उसने नहीं खोया।
नमक अब भी यहाँ नमक ही है और पानी अब भी यहाँ पानी ही है। हम चाहें तो इसे फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। आप सोचिएगा कि सर फिजिकल मेथड क्या है। फिजिकल मेथड का मतलब होता है बच्चों फिल्ट्रेशन, जैसे सपोज कीजिए फिल्टर कर लेना, किसी चीज़ को छान के अलग कर देना, या फिर इवापोरेशन, ठीक है, उसको इवापोरेट करा देना, ठीक, या फिर सीविंग। सीविंग मतलब जैसे आटा होता है ना आपके घर में, तो आटे से जो चोकर होता है उसको सीव करके यानी कि चलनी से चाल कर हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। या फिर हैंड पिकिंग, हाथ से किसी चीज़ को पिक करके और अलग कर देना। जैसे चावल में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, उसको हम हाथ से पिक करके और उन्हें क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल मेथड्स कह देते हैं। ठीक है, यानी कि हमने इस मिक्सचर को कैसे अलग कर दिया, तो फिजिकल मेथड से। अब बात आती है केमिकल मेथड की, कि सर फिर केमिकल मेथड किसे कहते हैं। ठीक, तो हम अगर आपको केमिकल मेथड समझाएं तो केमिकल मेथड्स जो हैं हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। आप एक शब्द पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर एक वाटर है, कुछ हमने पानी रखा है, इसमें हमने क्या रखा है, वाटर, और यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, यानी कि बिजली इसमें दे रहे हैं। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी देने पर हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। इसी को हम कह देते हैं क्या, केमिकल मेथड से किसी दो सब्सटेंस को मिक्सचर में से अलग करना। ठीक, और अगर हम केमिकल मेथड की बात करें तो जब भी एसिड को किसी बेस में मिलाया जाता है ना बाबू, तो क्या बन जाता है, आपका साल्ट बन जाता है और प्लस आपका वाटर बन जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो केमिकल आइडेंटिटी है ना उसने खो दिया। एसिड अब एसिड नहीं रहा, बेस भी अब बेस नहीं रहा, वो दोनों मिल करके एक नया सब्सटेंस बना दिए, एक नई पदार्थ बना दी, जो कि यहाँ पे क्या है, साल्ट। और दूसरा नया सब्सटेंस पदार्थ क्या है, वो है हमारा वाटर। ठीक, तो केमिकल आइडेंटिटी यहाँ चेंज हो चुकी है। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं कि केमिकल आइडेंटिटी का चेंज हो जाना, और यहाँ पे हम कहते हैं केमिकल आइडेंटिटी का चेंज न होना। आपके एनसीईआरटी में एक टर्म लगा रखा है थिंक इट ओवर, यानी कि इस पर विचार कीजिए, इसको सोचिए। कह रहा है कि वाई डू सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल इन मडी वाटर ओवर टाइम बट नॉट इन मिल्क। यानी कि ये जो मडी वाटर है ना, जो कीचड़ वाला पानी है, इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो बीच में यहाँ पे पार्टिकल्स लटके हुए हैं ना, ये पार्टिकल्स थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर बैठ जाएंगे, नीचे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। जब भी मिट्टी से मिला हुआ पानी जो है, आप देखते होंगे अक्सर थोड़ी देर बाद उसको छोड़ दिया जाए तो वो नीचे बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसी चीज़ के बारे में आपको पूछ रहा है, सोचने के लिए कह रहा है। और दूसरी तरफ इसने बोला है कि ये चीज़ मिल्क में नहीं होती है। ये जो हमारा मिल्क है ना, इस मिल्क में जब कितना भी देर तक हम छोड़े रहेंगे तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, वो नीचे आके यहाँ सेटल डाउन नहीं होते हैं, बैठते नहीं हैं। इस पे आप विचार कीजिए। तो हम आपको बता दें कि ये जो मडी वाटर है ये एक सस्पेंशन है। मडी वाटर क्या है आपका, ये एक सस्पेंशन है। अब आप पूछिएगा कि सर सस्पेंशन किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सस्पेंशन जो है ना, वो एक तरह का मिक्सचर ही होता है। सस्पेंशन क्या होता है, ये मिक्सचर ही होता है किसी भी दो सब्सटेंस का। बट इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सस्पेंशन हम कब यूज करेंगे, मिक्सचर में सस्पेंशन वर्ड को हम कब यूज करेंगे, तो हम कह दें कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इसमें जो पार्टिकल है ना ये बड़े होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। क्या, पार्टिकल्स आर लार्ज, इसके पार्टिकल क्या होंगे, बड़े होंगे। ठीक, और फिर पार्टिकल बड़े होने की वजह से वो हैवी भी होते हैं, ठीक है, भारी होते हैं, जिससे कि ग्रेविटी के कारण अर्थ जो है उसे नीचे की तरफ खींचती है, और वो लार्ज और हैवी होने की वजह से नीचे आकर के सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक,
तो आप बता सकते हैं कि मडी वाटर में जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, यानी कि बीच में ये जो ऐसे लटक रहे हैं इसमें आपके मडी वाटर में, ये थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि ये बड़े होते हैं, साइज में इनके पार्टिकल क्या होते हैं, बड़े होते हैं और प्लस हैवी भी होते हैं, बड़े होने के साथ हैवी भी होते हैं। तो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा ग्रेविटेशन के बारे में कि अर्थ जो है, हमारी अर्थ जो है, हर एक चीज़ को, हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ अट्रैक्शनल फोर्स लगा के खींच रही है। तो उसी ग्रेविटी के वजह से ही ये सभी पार्टिकल्स जो हैं नीचे आकर यहाँ बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए हम मडी वाटर को क्या कह देते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। तो सस्पेंशन कोई और चीज़ नहीं है, सस्पेंशन किसी भी दो सब्सटेंस का, किसी भी दो पदार्थों का मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स उसके क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और हैवी होते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, सस्पेंशन कह देते हैं। लेकिन अब जब आगे हम बात करेंगे मिल्क की, तो मिल्क आपका क्या होता है, एक कोलाइड होता है। तो आप बोलिएगा कि सर कोलाइड किसे कहते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं कि कोलाइड जो है आपका, ये भी एक क्या है, मिक्सचर ही होता है। ये भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस का क्या होता है, मिक्सचर होता है ये कोलाइड। बट इसमें डिफरेंस ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक। और प्लस हल्के होते हैं, ठीक है। छोटे होने की वजह से ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो ग्रेविटी इनको खींच करके नीचे नहीं बैठा पाती है, ठीक। जिसके वजह से ये पूरे कंपोजिशन में, पूरे इनका जो कंपोजिशन है मिल्क में, हर जगह ऐसे समान दिखाई देता रहता है, ठीक है। अच्छा, तो आप थिंक इट ओवर का जो पहला हमारा प्रॉब्लम था, जो पहला कहा गया था, उसमें आप जवाब दे सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो मडी वाटर है उसके पार्टिकल्स क्यों बैठ जा रहे हैं, सेटल डाउन हो जा रहे हैं, नीचे बैठ जा रहे हैं, जम जा रहे हैं, जबकि दूध जो है, दूध वाला जो है, इसमें पार्टिकल्स जो हैं नीचे बैठ नहीं रहे हैं। तो इसका आसानी से आप जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मडी वाटर क्या होता है बाबू, सस्पेंशन होता है और उसके पार्टिकल्स लार्ज हो और हैवी होते हैं, जिसके वजह से अर्थ जो है ग्रेविटी फोर्स लगा करके, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आके सेटल डाउन हो जा रहे हैं। जबकि मिल्क हमारा क्या है, एक कोलाइड है, ठीक। और कोलाइड भी हम किसे कहते हैं, वो एक तरह का मिक्सचर ही होता है जिसमें इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा छोटे छोटे हैं कि ग्रेविटी इसे नीचे खींच नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ये इसी में आपके क्या रहते हैं, सस्पेंडेड ही रह जाते हैं, ठीक। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो पॉइंट है हमारा, अच्छा इसी में देखिए याद रखने की ट्रिक दे रखा है। कह रहा है कि सस्पेंशन में क्या होता है बाबू, तो सस्पेंशन हमारा एक क्या है, मिक्सचर है। सस्पेंशन मिक्सचर है किसका, किन्हीं भी टू सब्सटेंस का, किन्हीं भी टू सब्सटेंस का मिक्सचर है, जिसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और वो सेटल डाउन हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। और जब कोलाइड की बात करें, तो कोलाइड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उनके कण कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिनमें पार्टिकल्स क्या हों, बहुत छोटे छोटे हों और डू नॉट सेटल, यानी कि वो नीचे जो है बॉटम पे जा करके सेटल नहीं हो रहे हैं, उन्हें ही हम क्या कह दिए हैं, कोलाइड कह दिए हैं, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आपका थिंक इट ओवर का ही ये एक दूसरा पॉइंट है जिसमें पूछा गया है कि हाउ इज इवापोरेशन डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। इसने कहा कि ये जो इवापोरेशन है वो बॉइलिंग से कैसे अलग है बच्चों, ठीक। तो हम आपको समझाएं, इवापोरेशन जो होता है ना, वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। इवापोरेशन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, यानी कि किसी भी तापमान पर इवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे हम अगर बताएं, तो अगर कहीं पानी फर्श पे गिर जाता है ना बच्चों, तो थोड़ी देर के बाद बिना उसे हीट दिए, बिना उसे गर्म किए, वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक। तो उसी को हमने क्या बोल दिया, इवापोरेशन। अब इवापोरेशन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इवापोरेशन केवल सरफेस पे ही होता है, लिक्विड का
ये जो आपका ऊपर का सरफेस दिखाई दे रहा है ना, इवापोरेशन सिर्फ यहीं होगा, यानी कि यहीं से सिर्फ पानी जो है भाप में बदलेगा, वाष्प में, वेपर में बन के, और यहाँ इधर बाहर उड़ जाएगा। ठीक। और इसमें क्या है कि ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। इवापोरेशन का प्रोसेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे होता है, स्लो होता है, और इसमें कोई भी बबल नहीं बनते, कोई भी बुलबुला नहीं आता। ठीक। जब कहीं पर भी पानी ऐसे लगा हुआ है, थोड़ी देर बाद आप देखिएगा वो पानी क्या हो जाता है, धीरे धीरे अपने आप से ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वहाँ क्या यूज हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है यूज। ठीक। क्योंकि हमने उसको अपनी तरफ से कोई हीट प्रोवाइड नहीं की, उसके बावजूद भी वो किसी भी टेम्परेचर पे, जो भी टेम्परेचर है उस पर वो क्या हो गया, इवापोरेट हो गया, वो वाष्प बन के, वेपर बन के उड़ गया। तो उसी को कहेंगे इवापोरेशन। अब बात आती है बॉइलिंग की। तो बॉइलिंग हम उसे कहते हैं कि ये जो है केवल एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है। जैसे अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट सपोज कीजिए 100 डिग्री होता है, कितना, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जब इसको हम हीट देंगे और 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, तभी हमारा ये बॉइलिंग हो पाएगा, तभी ये उबलेगा। और इसमें इसका क्या पॉइंट है, तो ये कह रहा है कि ऑकर थ्रू आउट द लिक्विड, हम कहते हैं कि ये पूरे ही पूरे लिक्विड में होता है, सिर्फ इसके सरफेस पे नहीं होता, इस पूरे लिक्विड में ही आपका बॉइलिंग हो रहा है। ठीक। तीसरी चीज, ये फास्ट प्रोसेस होता है बच्चों, ये बहुत तेजी से होता है। जब आप इसे हीट कीजिएगा ना, तो ये बॉइलिंग बहुत तेज होती है, किसके तुलना में, इवापोरेशन के तुलना में। और चौथी चीज कि इसमें बबल्स जो हैं वो बन जाते हैं, इसमें बुलबुले आने लग जाते हैं, जबकि इवापोरेशन में कोई बुलबुला नहीं आया था। इवापोरेशन जो है धीरे धीरे हो रहा था, ये हमारा क्या था, स्लो प्रोसेस था। ठीक है ना। और यहाँ पर बुलबुले आ गए थे, बहुत फास्ट हो रहा है, और पूरे लिक्विड में ही हमारा बॉइलिंग हो पा रहा है। इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, 100 डिग्री सेल्सियस से आप जाइएगा तभी बॉइलिंग होगा। लेकिन इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा, और इसमें केवल सरफेस पर जो पार्टिकल्स है ना, यहाँ ये वाले पार्टिकल्स इवापोरेट होते हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ नीचे आपका दिया हुआ है ट्रिक टू रिमेंबर, यानी कि याद रखने की ट्रिक हम क्या लगाएं, कि जो इवापोरेशन है ना, वो एनी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन हो जाता है। और कहाँ से होता है, तो सरफेस पर होता है, और ये प्रोसेस इसका क्या होता है, बहुत स्लो होता है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बॉइलिंग की बात करें, तो ये एक बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा। अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसी बॉइलिंग पॉइंट पर ही ये स्टार्ट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट पूरे लिक्विड में होता है, होल लिक्विड में होता है। आगे ये इसका प्रोसेस क्या होता है, फास्ट, बहुत तेजी से होता है, और इसमें बबल्स भी आ जाते हैं, बुलबुले भी आ जाते हैं। ठीक है। अब अगला जो हमारा थिंक इट ओवर का क्वेश्चन है, वो है, वाई डू यू सी ब्राइट रेज ऑफ सनलाइट व्हेन इट पासेज थ्रू स्मॉल गैप्स बिटवीन द लीव्स ऑफ ए डेंस ट्री। यानी कि आप ब्राइट लाइट को, ऐसा ये लाइट जो है, जब बहुत ही घने पेड़ों के बीच से निकलती है, पत्तियों से, पेड़ की पत्तियों से बहुत घने जगह से जब निकलती है, तो ये आपको ब्राइट रेज के रूप में, चमकीली किरणों के रूप में क्यों दिखाई देती है, हम क्यों ऐसा देखते हैं, इसी का आपको जवाब देना है। तो बच्चों इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण ये है कि जब भी सनलाइट है ना, लीव्स से, पत्तियों के बीच से छोटे छोटे गैप से जब गुजरेगी, तो हवा में मौजूद जो भी एयर है यहाँ पे प्रेजेंट, उसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। ठीक है। स्मोक, धुआं भी होता है। इसके अलावा हम कहें तो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। ये सब क्या करते हैं कि लाइट को स्कैटर करा देते हैं, यानी कि लाइट को बिखेर देते हैं। ठीक। जिसकी वजह से हमें ये ब्राइट रे के रूप में दिखाई देने लगता है। ठीक। और इसे ही हम क्या कह देते हैं बाबू, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ एक और नया वर्ड आपने सीखा, क्या, टिंडल इफेक्ट। तो आपसे कोई पूछे कि टिंडल इफेक्ट क्या है, तो आप बताइएगा कि जब भी सनलाइट इन लीव्स के बीच से आ रही है, तो यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल हैं, ठीक, प्लस स्मोक है,
और प्लस कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। इन पर जो ये लाइट आ रही है ना, वो स्कैटर हो जा रही है, बिखर जा रही है, ठीक है, जिसके वजह से हमें एक ब्राइट रे देखने को मिल रहा है। और इसी इफेक्ट को, इसी प्रभाव को हम क्या कह देते हैं, टिंडल इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रिक दिया हुआ है लर्न रखने के लिए कि जब भी सनलाइट जो है डस्ट से टकराती है तो क्या होता है, स्कैटरिंग, बिखराव होता है, लाइट जो है फैल जाती है, बिखर जाती है, जिसकी वजह से हमको ब्राइट रेज देखने को मिलता है। और इसी को हम क्या कह देते हैं, टिंडल इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे जो है ये है आपका मैटर किसे कहते हैं। मैटर में मिक्सचर के बारे में बताएगा, मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। फिर प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, प्योर सब्सटेंस को दो चीज़ों में बांटा गया, एलिमेंट और कंपाउंड में। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आप अगला नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके लिए वेट कीजिए। अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सभी टॉपिक्स को बिल्कुल डीप में और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में उसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ, और चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।